कहानी का नाम है स्वप्न। साक्षात्कार के लिए खचाखच भरा हॉल धीरे धीरे खाली होने के कगार तक आ पहुंचा था। मुझे मिलाकर कुल 5 ही उम्मीदवार शेष रह गए थे। उम्मीदवारों की घटती संख्या के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। मुझे हर हाल में यह नौकरी चाहिए थी। माँ की गिरती हालत देखते हुए मैं उन्हें और काम नहीं करने देना चाहती थी। कई बार उनसे नौकरी छोड़ने का आग्रह भी कर चुकी थी, पर माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। मेरे आग्रह की सीमा शायद वह कटु सत्य था जो मैं माँ के मुंह से उगलवाना चाहती थी कि जब तक मुझे नौकरी न मिल जाए उनका नौकरी करना मजबूरी है। इधर उधर बेचैनी से भटकती मेरी आंखें रिसेप्शन के पास खड़े एक युवक पर आकर टिक गईं। काफी पहचाना सा चेहरा लग रहा था। कुछ देर गौर से देखने के साथ ही मेरे मस्तिष्क में बिजली कौंधी। अरे, यह तो प्रणव है, मृदुला मैडम का बेटा। फोन पर बात करते करते उस युवक की खोजी निगाहें भी मुझ पर आकर जम गई थी। उसकी आंखों में पहचान के चिन्ह उभरते देखकर मैं सक पका गई और तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। दिल की धड़कनें और विचारों का घोड़ा बेकाबू गति से भागे जा रहे थे। प्रणव, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बेवकूफ, वही जो तू कर रही है, साक्षात्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार। उफ, यह यहाँ भी मेरा प्रतिस्पर्धी बनकर आ गया। अंदर से उभरते एक के बाद एक स्वर मेरे उत्साह के गुब्बारे में पिंचुभोते जा रहे थे। मैं खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगी थी। उत्साह और उम्मीदों से लबरेज मन डूबने उतर आने लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि साक्षात्कार के पूर्व उससे आमना सामना हो और मुझे उससे बात करनी पड़ जाए, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि साक्षात्कार से पूर्व अन्य अभ्यर्थियों से ज़्यादा बातचीत करने से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास खो बैठता है, और अभ्यर्थी भी यदि प्रणव जैसा टक्कर वाला प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हो तो मानसिक संतुलन गड़बड़ाना लाजमी है। नहीं नहीं, यहाँ तक पहुँचकर अब मैं पिछली बार की तरह अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। अतीत के पर्दे हटाते हटाते अनायास ही मेरा मन अपने स्कूल के दिनों तक पहुंचकर थम गया। आंखों के सम्मुख एक मोहक व्यक्तित्व आ खड़ा हुआ। मृदुला मैडम। दुनिया में माँ के बाद यदि किसी और नारी ने मेरे दिल को छुआ था तो वे मृदुला मैडम थी। नाम के अनुरूप ही बेहद मृदु और सौम्य। मुझ पर उनका विशेष अनुग्रह था। यह कहूँ कि उनकी तारीफों ने ही मुझे खुद पर इठलाना सिखा दिया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर वक्त मेरी प्रिय शिष्या, बहुत अच्छी बेटी जैसे विशेषण मेरे लिए प्रयुक्त कर उन्होंने मेरे दिल में बेहद विशिष्ट स्थान बना लिया था। पापा की स्थानांतरण वाली नौकरी के कारण मैं उस विद्यालय में नई नई ही थी। स्कूली शिक्षा का यह अंतिम वर्ष था। मृदुला मैडम की तारीफों की वजह से मेरी आंखों में स्कूल टॉपर बनने का सपना सजने लगा था। खेल कूद जैसी गतिविधियों को परे रख मैंने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो डाला था। अर्धवार्षिक परीक्षा में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। ऐसे ही खेल कूद के एक कालांश में मैं मैदान में अकेली एक कोने में पुस्तक में नजरें गड़ाए तल्लीन बैठी थी कि मेरी खास सहेली पूर्वी ने आकर मेरी किताबें खींचकर एक और पटक दिया और खेलने चलने का आग्रह करने लगी। मेरे बार बार के इनकार से वह बुरी तरह झुंझला उठी। तू क्या सोचती है, इस तरह किताबों में आंखें गड़ाकर तू स्कूल टॉप कर लेगी? अरे कुछ भी कर ले, टॉप प्रणव ही करेगा। मेरी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह उभरता देख वह आगे बोली। मृदुला मैडम का बेटा है प्रणव, तेरे जैसा ही टक्कर का मेधावी लड़का है। कौन? मृदुला मैडम का बेटा, बी सेक्शन में पढ़ता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तेरे बराबर नंबर आए हैं उसके। तुझे क्या लगता है मृदुला मैडम तुझे उससे आगे निकलने देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने थूक गटकते हुए कहा। हालांकि प्रणव नाम का यह बम मेरे दिमाग में जबरदस्त विस्फोट कर गया था। मैं उनकी प्रिय शिष्या हूँ, बेटी सा स्नेह रखती हैं वे मुझ पर। अपने शब्दों का खोखलापन मैं खुद अनुभव कर रही थी। लग रहा था खुद को ही समझा रही हूँ। सबसे प्रिय शिष्या हो बेटी हो, सबसे प्रिय शिष्य बेटा तो नहीं।
महाभारत नहीं पढ़ा कभी? गुरु द्रोणाचार्य का सर्वप्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन। उसे वे दुनिया का श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन चुपके चुपके ज्यादा अभ्यास किसे कराते थे? अपने बेटे अश्वत्थामा को। धनुर्विद्या के नए नए विलक्षण गुर उसे अलग से अकेले में सिखाते थे। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। तुझे क्या पता वे घर पर प्रणव को कितना कुछ अलग से पढ़ाती और सिखाती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वे प्रणव की क्लास में किसी होशियार लड़के या लड़की को टिकने ही नहीं देती, सेक्शन बदलवा देती हैं ताकि वह प्रथम आता रहे। पूर्वी की आवाज़ क्रमशः धीमी होते होते रहस्यात्मक भी हो गई थी। इसके साथ ही मेरी आंखें विस्मय से चौड़ी होती चली गई थी। उसके बाद मेरा ना पढ़ने में दिल लगा ना स्कूल में। मैं बुझे मन से घर लौट आई थी। पूर्वी की बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मेरी खास सहेली भला मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? मृदुला मैडम का व्यवहार अब भी पूर्ववत ही था, पर मुझे उसमें से बनावट की बू आने लगी थी। इंसान इतना दोगलापन भी दिखा सकता है, सोच सोचकर मुझे हैरत होने लगी थी। उनका प्रिय शिष्या बेटी संबोधन अब मुझे छूता नहीं था। कभी वे मुझे स्कूल टॉपर तो नहीं बुलाती? मुझे सी सेक्शन में भी उन्होंने ही तो नहीं करवाया? संशय का नाग एक बार मेरे मन में सिर उठाकर खड़ा हुआ तो फिर अनवरत फुफकारता ही रहा। मम्मी पापा मेरी अर्धवार्षिक रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट थे। यह तो यहाँ भी टॉप ही करेगी, उनकी विश्वास पूर्वक कही इस उक्ति पर मेरा मन चीख चीख कर कहने को तड़प उठता कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगी। कमी आपकी बेटी में नहीं, खोखले होते जा रहे शैक्षणिक ढांचे में है, जहाँ गुरु शिष्य संबंधों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ बेटे के संबंध हैं। पर आवाज़ अंदर ही घुटकर रह जाती। मेरा मन पढ़ाई से उचटने लगा था। मृदुला मैडम ने जब क्लास में मेरा ध्यान इस ओर इंगित किया तो मैं बौखला उठी थी। क्या खूब तरीका निकाला है अपने बेटे को नंबर 1 बनाने का। पहले तो मुझे झाड़ पर चढ़ाया और अब पटखनी देकर औंधे मुंह गिराने की फिराक में है, ताकि मैं फिर ऊपर ही ना उठ सकूं। सहपाठियों की चुपती व्यंग्यात्मक नज़रों से मैं अंदर तक तिल मिला गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सब्र किया था। इसी बीच पापा का तबादला फिर दूसरे शहर हो गया। मेरा सेशन समाप्त होने में अभी 3 माह का समय बाकी था। पापा मम्मी ने निश्चय किया कि पापा अकेले ही चले जाएंगे। मेरी पढ़ाई में व्यवधान ना हो, इसीलिए मम्मी मेरे पास रहेंगी। वैसे भी 3 माह तक सरकारी बंगला रखा जा सकता था, पर मैं तो उनका निर्णय सुनते ही फट पड़ी थी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, हम सब साथ जाएंगे। पर बेटी, तुम्हारी पढ़ाई, वहाँ ना जाने कितना कोर्स हुआ हो, फिर मम्मी रहेंगी ना तुम्हारे पास। बिछुड़ने की कल्पना मात्र से मुझे समझाते हुए पापा खुद ही भावुक हो उठे थे। मैं सब कर लूँगी, मैंने उन्हें आश्वस्त किया था। जाने की कल्पना मात्र से मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। यह पापा के साथ रहने की खुशी थी या मृदुला मैडम से आज़ादी मिलने का एहसास? कयास लगाना मुश्किल था। मैं तो टीसी लेने भी नहीं गई थी, मम्मी को भेज दिया था। मम्मी लौटकर बता रही थी कि मृदुला मैडम से उनकी मुलाकात हुई थी। मेरे स्कूल छोड़ जाने से वे आश्चर्यचकित और दुखी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तरा तो मेरी पास भी रह सकती थी, वह तो मेरी बेटी जैसी है। फिर वही दोगलापन सोचते हुए मैंने हिकारत से गर्दन झटक दी थी। मेरे मनोभावों से सर्वथा अनजान मम्मी पैकिंग में व्यस्त हो गई थी। कई वर्षों तक फिर किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। पापा गुजर चुके थे। एक दिन पूर्वी ही कहीं टकरा गई थी। उसी ने बताया कि मृदुला मैडम किसी कॉलेज में व्याख्याता हो गई हैं। मेरा नाम पुकारा गया तो मेरी तंद्रा लौटी। अपने कागज संभालते मैं तुरंत अंदर की ओर लपकी। अंदर घुसते घुसते भी मैंने देख लिया कि प्रणव मेरी ही ओर आ रहा था। उफ, एकदम सही वक्त पर जान छूटी। अंदर पहुंचते पहुंचते मैं काफ़ी संभल गई थी। चेहरे पर जबरन मुस्कान ओढ़कर मैं खुद को साक्षात्कारकर्ता के अभिवादन के लिए तैयार करने लगी। लेकिन पहली साक्षात्कारकर्ता से नज़र मिलते ही मेरी जबरन ओढ़ी मुस्कान छू मंतर हो गई। सामने मृदुला मैडम विराजमान थी। मुझे देखकर एक पल को तो वे भी चौंकी, पर फिर तुरंत उन्होंने गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया। उनके आगे प्रिंसिपल की पट्टिका रखी थी। ओह,
तो ये इस कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई हैं, पर ये अपने ही बेटे का साक्षात्कार लेंगी। फिर तो यह साक्षात्कार मात्र दिखावा है। निश्चित रूप से प्रणव को ही चुना जाना है, एक ही तो पद है। मन हुआ उसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाऊं। तभी मैडम के पास बैठे एचआर ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। उसके औपचारिक सवालों का जवाब देते देते मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। मैंने निश्चय कर लिया था कि चयन हो या ना हो, मैं इस कक्ष से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर ही बाहर निकलूंगी। वह शख्स मुझे बहुत भला लगा था और मैं चाहने लगी थी कि यह शख्स मुझसे इस हद तक प्रभावित हो जाए कि मुंह से भले ही प्रतिरोध न करे, पर मन ही मन अपने प्रिंसिपल को उनके पक्षपात पूर्ण रवैये के लिए धिक्कारे अवश्य। इसके बाद आरंभ हुआ तकनीकी राउंड। मृदुला मैडम ने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सारे ही प्रश्न इतने गूढ़ और जटिल थे कि यदि मैंने साक्षात्कार की मात्र सतही तैयारी की होती तो पहले 2-3 प्रश्नों में ही घुटने टेक चुकी होती। लेकिन चूंकि मैंने हर परीक्षा बहुत गहन और व्यापक अध्ययन से पास की थी, इसीलिए उन सवालों का सिलसिलेवार जवाब देने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैडम प्रश्न में से प्रश्न पूछती गई। हर जवाब के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। एक युद्ध सा छिड़ गया था हम दोनों के बीच। एचआर अवाक हमें ताक रहा था। मैं शायद इसलिए भी इतनी बेखौफ हो गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा चयन नहीं होगा। एक इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब देता है जब उसके दिमाग में हार जीत का भय ना हो। मैं ताड़ गई थी कि मेरी उम्मीदवारी को नकारा साबित करने के लिए ही मुझ पर इतने जटिल प्रश्नों की बौछार हो रही है और मेरे जवाब से मैडम मन ही मन बुरी तरह झुंझला रही होंगी। लेकिन आज मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी। आखिरकार मैडम का आवेश कम होने लगा। अंतिम उत्तर पाने के साथ ही उन्होंने चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट बिखेर दी थी। मैं उनके सटीक अभिनय से हैरान थी, पर बिना हैरानी का कोई भाव प्रदर्शित किए मैं अपने कागज समेटकर दनदनाती बाहर निकल आई थी। शायद मैं औपचारिक अभिवादन करना भी भूल गई थी, या शायद अब मैंने ऐसे पाखंड की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। मुझे बाहर निकलते देख प्रणव मेरी ओर लपका, पर तभी मैंने उधर से गुजर रही टैक्सी फुर्ती से रोकी और लपककर उसमें सवार हो गई। प्रणव ठगासा मुझे जाता देखता रह गया। मेरे अहम को इससे काफ़ी संतुष्टि मिली थी, पर घर लौटते तक अहम का यह घड़ा माँ को सामने पाकर फूट पड़ा। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का संचित लावा भी इस विस्फोट के साथ फूटकर बाहर निकल आया था। माँ देर तक मुझे ढांढस बंधाती रही थी। सप्ताह बीतते बीतते मैं फिर से सामान्य होकर रोजगार समाचार देखने लगी थी कि तभी आसमानी बिजली की तरह मुझे अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। देर तक मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ को सूचित करने से पूर्व मैं अपने संशय की पुष्टि कर लेना चाहती थी, इसीलिए नियुक्ति पत्र लेकर तुरंत कॉलेज पहुँच गई। पहली भेंट एचआर से ही हुई। उसने मुझे बधाई दी तो मैंने चकित होकर पूछा, क्या वाकई मैं चयनित हो गई हूँ? इतने अच्छे इंटरव्यू के बाद भी आपको शक था क्या? पर मैडम के बेटे प्रणव भी तो उम्मीदवार थे। नहीं, वे तो विदेश रहते हैं। आप एक बार मैडम से मिल आइए। मुझे देखते ही मृदुला मैडम का चेहरा फूल सा खिल उठा। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। कहाँ गुम रही इतने बरसों तक? तुम्हें साथ लेकर मैंने क्या क्या सपने देख डाले थे कि हम शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाएंगे। जानती हो, वर्तमान नंबर 1 की दौड़ वाली शिक्षा पद्धति से मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। एक नई शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप तैयार करने, लागू करवाने में तुम जैसी सहायक की बहुत आवश्यकता थी। तुम नहीं मिली तो मैंने प्रणव को तैयार करना चाहा, पर वह मशीनों से प्यार करने वाला इंसान इस पचड़े से दूर ही रहना चाहता था। इसीलिए इंजीनियरिंग करने के बाद विदेश चला गया। पढ़ाई पूरी करके वहीं नौकरी करने लगा है। इंटरव्यू वाले दिन वह यहीं, हाँ तब वह आया हुआ था। मुझे छोड़ने कॉलेज आया तो यहीं रुक गया। सोचा साथ ही लौटेंगे। कोई भी ढंग का उम्मीदवार ना आता देख मैं हताश हो गई थी। इंटरव्यू बंद कर प्रणव के साथ वक्त गुजारने के इरादे से रिसेप्शन पर सूचना भी भिजवा दी थी। वहीं खड़े प्रणव ने इंटरव्यू जारी रखने का आग्रह किया, यह कहकर कि बाहर चंद लोग ही बचे हैं
और उसे पूरी उम्मीद है उनमें से सशक्त उम्मीदवार मुझे मिल जाएगा। उसका इशारा तुम्हारी ओर ही था। तभी तुम अंदर आई। तुम्हें देखते ही मेरी बाँछें खिल गई। पर मैं यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि तुम मेरी परिचित हो। मैं चाहती थी कि वे खुद देखें कि मैंने योग्यतम को चुना है। मेरी उम्मीद के अनुरूप तुम हर कसौटी पर खरी उतरी। मुझे आज भी तुम पर गर्व है। मृदुला मैडम की आंखों में छलकते अपनत्व और स्नेह में मुझे कहीं भी दोगलापन नजर नहीं आ रहा था। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे ऐतिहासिक पात्र भी मेरी आंखों से ओझल होने लगे थे, क्योंकि मैडम द्वारा दिखाया गया स्वप्न अब स्नेह स्नेह मेरी आंखों में भी उतरने लगा था।